सब काम खुद करने की जरूरत नहीं, जरूरी है सही लोगों को सही काम देना। यही है आउटसोर्सिंग की समझदारी। हेलो एवरीवन, आई एम दीपाली खरे। स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी पे चर्चा कर रहा है, जिसको हम ब्रह्मास्त्रोतीकरण या आउटसोर्सिंग के रूप में जानते हैं। तो ये भी व्यापार की उभरती पद्धतियों में से एक पद्धति के रूप में है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मास्त्रोतीकरण या आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ब्रह्मास्त्रोतीकरण संकल्पना एवं अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो जान लेते हैं हम। तो किसी कार्य को स्वयं नहीं करके उन लोगों को जिनकी उसमें विशिष्टता है, ठीक है, हम खुद एक कार्य नहीं कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट है उस कार्य को करने में, उनसे वो कार्य हम करवा रहे हैं, सौंपना ब्रह्मास्त्रोतीकरण आउटसोर्सिंग कहलाता है। ठीक है, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में या एक्सपर्टाइज है जिसका, उस कार्य को हम उसको उस सही व्यक्ति को सौंप रहे हैं, जिससे वो कार्य बहुत अच्छी बेहतर तरीके से हो सके, तो उसी को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो ब्रह्मास्त्रोतीकरण की मुख्य बातें देख लेते हैं। इसमें संविदा बाहर प्रदान करना सम्मिलित है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो होता है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। सामान्यता द्वितीय गैर मुख्य व्यवसायिक गतिविधियों का ही ब्रह्मास्त्रोतीकरण होता है। ठीक है, जो गैर मुख्य है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज हैं या सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज हैं, जैसे कस्टमर सर्विसेज हो गई, उसके अंतर्गत आती हैं, तो उसका ही हम ब्रह्मास्त्रोतीकरण कर सकते हैं। क्रियाओं का ब्रह्मास्त्रोतीकरण आबद्ध इकाई अथवा तृतीय पक्ष का हो सकता है। ठीक है, और किन प्रक्रिया प्रोसेस का हो सकता है आउटसोर्सिंग? आबद्ध इकाई अथवा तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी का, या आप जो अबाउंड है, मतलब जो ऐसे यूनिट जो अबाउंड है उनका हो सकता है, या थर्ड पार्टी का हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। चलिए देख लेते हैं ब्रह्मास्त्र की अन्य मुख्य बातें। इसमें संविदा बाहर प्रदान करना सम्मिलित होता है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अलग दे रहे हो, ये हम पढ़ चुके हैं। सामान्यतः द्वितीय गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का ही मतलब जो नॉन सेकेंडरी एक्टिविटीज है उनका भी हम आउटसोर्सिंग करेंगे। प्रक्रियाओं का ब्रह्मास्त्रोतीकरण आबद्ध इकाई अथवा तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी का या अनबाउंड यूनिट का हो सकता है आउटसोर्सिंग। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये देखिए, ये है आउटसोर्सिंग सर्विस प्रदाता, सर्विस सेक्टर, जिसमें है आबद्ध सेवा प्रदाता, पहला है आबद्ध सेवा प्रदाता, दूसरा है तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता। इसमें क्या होगा? ऊर्ध्वाधर समस्त धार। ठीक है, तो एक चार्ट के माध्यम से अगर आप ये चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आउटसोर्सिंग किस प्रकार होती है। आबद्ध मतलब जो अनबाउंड है, और तृतीय मतलब थर्ड पार्टी का, इसमें इसके अंतर्गत आएंगे ऊर्ध्वाधर और दूसरा समस्तर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसका कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। ब्रह्मास्त्रोतीकरण का क्या कार्य क्षेत्र होगा? तो ब्रह्मास्त्रोतीकरण में 4 मुख्य खंड सम्मिलित है, 4 सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले संविदा उत्पादन, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। संविदा शोध, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट की रिगार्डिंग रिसर्च होती है। संविदा विक्रय, ठीक है, जो भी आप चीजें बेच रहे हैं उसके रिगार्डिंग। सूचना विज्ञान, जो इंफॉर्मेशन है वो विज्ञान के माध्यम से, सूचना विज्ञान मतलब आप साइंस इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। संविदा विक्रय है, संविदा शोध है, और संविदा उत्पादन है, इसका कार्य क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ब्रह्मास्त्रोतीकरण आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों क्यों है? तो विशिष्ट क्षमताओं एवं सामर्थ्य की ओर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमता होती है कार्य करने की। एक कार्य हर कोई नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अलग अलग क्षमताओं में दक्ष होता है। तो विशिष्ट उन क्षमताओं के बेस पे उनके जो कैपेसिटी है कार्य करने की, उस पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उत्कृष्टता की खोज कर उसे प्राप्त करना, हम इसमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसकी खोज कर रहे हैं, उसको आउटकम को हम प्राप्त करते हैं। इसमें कॉस्ट रिडक्शन है, क्या है? कॉस्ट रिडक्शन हमारा इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर है गठजोड़ द्वारा विकास करना। ठीक है, हम एक यूनिट को दूसरे से जोड़ रहे हैं या मर्जर्स कर रहे हैं, तो उसके द्वारा भी हम ग्रो करते हैं। आर्थिक विकास का प्रोत्साहन, इसमें क्या है? हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, आर्थिक विकास कर रहे हैं मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ की भी संभावना बहुत अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सब चलिए इन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, यहाँ पे जो प्रीवियसली पढ़े थे कि इसमें क्या क्या आवश्यकता होती है। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, ध्यान केंद्रित करना। आप शैक्षिक एवं पाठ्योत्तर गतिविधि में बहुत सी चीजें करने में अच्छे हो सकते हैं, फिर भी यदि आप अपने सीमित समय और धन को उत्कृष्ट कुशलता और प्रभावपूर्ण पूर्णता के लिए केवल कुछ
कुछ ही चीजों में लगा सकते हैं तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि आप शैक्षिक अपने एकेडमिक्स में या जो आपके लेसन है, चैप्टर्स हैं, उसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब हम फोकस करेंगे अपने सीमित समय को बचाने के लिए, टाइम यूटिलाइजेशन करेंगे, धन को भी सही जगह उपयोग कर रहे हैं, तो हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और उसमें चीजों में लगा सकते हैं जो अपने अच्छे परिणाम, मतलब हम क्या टाइम कॉस्ट और अपना फोकस बढ़ा के अच्छे रिजल्ट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्म में भी कुछ क्षेत्र, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए या स्टूडेंट के लिए उन्होंने ऊपर बताया, वैसे ही कुछ बिजनेस यूनिट्स कुछ क्षेत्रों में जिनके उनके पास विशिष्ट क्षमता एवं सामर्थ्य उपलब्ध है, ठीक है, उनकी कई सारी, जैसे आईटी में उनकी कुछ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ वो बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसका उसमें उनके पास एक्सपर्टाइज है, किसी भी फॉर्म में उपलब्ध है। ध्यान केंद्रित कर बची हुई गतिविधि को अपने ब्रह्मास्रोतीकरण साझेदार को सौंपने की महत्वता को महसूस कर रही है, ठीक है। तो एक फॉर्म में एक्सपर्टाइज अगर हम समझ रहे हैं कि हम इस एक्सपर्ट को वो काम दे दे, तो बाकी कामों के लिए हम ब्रह्मास्रोतीकरण को, आउटसोर्सिंग को, क्योंकि जो फोकस बचेगा हम उसमें अन्य जो अन्य एक्टिविटीज उसमें लगा के अच्छा एक फोकस बना सकते हैं, या साझेदार को सौंपने की महत्वता को महसूस करते हैं, मतलब हम एक्सपेंड कर सकते हैं आउटसोर्सिंग को। सेकंड देखते हैं हम उत्कृष्टता की खोज। आप श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभों से परिचित हैं। हम क्या है, लेबर डिवीजन और स्पेशलाइजेशन के हमने प्रिंसिपल्स के रूप में इनको पढ़ा है। ब्रह्मास्रोतीकरण दो प्रकार से फर्मों को उत्कृष्टता हासिल करने में सहायक होते हैं, ठीक है। अच्छे रिजल्ट में उत्कृष्टता मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने ऊंचे पैमाने में उस कार्य को ले जा सकते हैं, उसमें ये सहायक होते हैं। एक फर्म उन गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है जिन्हें वह सीमित मात्रा में ध्यान केंद्रित करने के कारण अच्छा कर सकती थी, ठीक है। वो क्या है, एक फर्म का पूरा फोकस एक ही कार्य करने में है, तो अगर वो कोई कार्य एक्सपर्टाइज को दे दे तो वो बाकी जो फोकस है वो दूसरे कार्यों में लगा के ब्रह्मास्रोतीकरण को और बढ़ावा दे सकती है। और दूसरा, वह अपनी बची गतिविधियों की संविदा उन लोगों को प्रदान कर जो कि उनके निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ हैं, अपनी क्षमताओं में विस्तार द्वारा भी उत्कृष्ट कर सकते। तो दूसरा क्या है, एक को इन्होंने एक्सपर्टाइज कर दिया, दूसरे जो है वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, मतलब संविदा उन लोगों को प्रदान करना। हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्य दे दिया जो उसके एग्जीक्यूशन में सर्वश्रेष्ठ है और वो अपनी कैपेसिटी से उसमें विस्तार कर करके किसी भी जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उत्कृष्टता को बढ़ा सकती है। तो इसमें उत्कृष्टता की भी खोज सम्मिलित है। चलते हैं थर्ड स्लाइड पे। लागत की कमी, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक न केवल वैश्विक गुणवत्ता बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी कीमतों को भी आवश्यक बना देती है, ठीक है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है उससे कंपटीशन को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, साथ में जो क्वालिटी ऑफ जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन की क्वालिटी है उसको भी ये प्रतिस्पर्धा के रूप में पढ़ के हम आप कॉम्पिटिटर तो हैं कि कंपटीशन को तो ये बढ़ावा दे रही है, साथ साथ इसके साथ ही ये क्वालिटी पे भी फोकस कर रही है कि जो अच्छा प्रोडक्ट लेके आएगा वर्ल्ड वाइड, तो ग्लोबलाइजेशन इस पे भी फैक्टर पे भी फोकस कर रही है। प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण जब कीमत कम हो रही हो तो अस्तित्व और लाभ प्रदान कर रखने को एकमात्र तरीका लागत में कमी करना होता है। अब क्या है, कई सारे हमें कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में, एक तरह का प्रोडक्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जब हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो हम चीजों की कीमत अपने आप कम कर देंगे ताकि वो कस्टमर हमसे अट्रैक्ट हो और वो चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदे। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण गुणवत्ता में सुधार के अलग लागत को कम कर सकते। तो अगर यदि हम उसमें श्रम विभाजन कर रहे हैं, मतलब एक्सपर्टाइज, जैसे चमड़े का व्यापारी उसे चमड़े की चीजें बनवा रहे हैं, या विशिष्टीकरण कोई आईटी या सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज्ड है उसको वो कार्य दे रहे हैं, तो इससे हम काफी हद तक लागत को, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, जो खर्चे हैं वो हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर गठजोड़ द्वारा विकास, तो चलिए देख लेते हैं। जिस सीमा तक आप दूसरों को की सेवाएं ग्रहण करेंगे उस सीमा तक आप अपने विनिवेश निवेश की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, ठीक है। हम जैसे ही ग्राहक सेवाएं प्रदान करेंगे, जिस भी लिमिट तक हम दे रहे हैं तो उसी लिमिट तक हमारी भी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, क्योंकि अन्य लोगों ने आपके लिए उनकी गतिविधियों में निवेश किया, और निवेश की जो आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट की जो नीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ साथ कई और लोग हैं जो इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, किसी तरह की फंडिंग हमें प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें ये गतिविधियों में निवेश कर लेते हैं। यहाँ
तक कि यदि आप अपने ब्रह्मा स्रोतीकरण साझेदार के व्यवसाय में हिस्सेदारी चाहेंगे, अब हम इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो उसमें हम साझेदारी कर रहे हैं, जिसमें हम साझेदार जो है, हम जरूरी नहीं कि हमें अकेला व्यवसाय में पैसा लगा रहा हूँ, साझेदार भी होगा, जिसमें हम साझेदारी में क्या करते हैं, इक्वल इक्वल प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो व्यापार के हिस्सेदारी चाहेंगे जब भी ना केवल आप उसके द्वारा आपको उपलब्ध करवाई गई कम लागत एवं उत्कृष्ट गुणवत्ताओं सेवाओं का लाभ प्राप्त करेंगे, अपितु उनके द्वारा किए गए संपूर्ण व्यवसाय से लाभ की भी हिस्सेदारी लाभ। तो पार्टनरशिप से आउटसोर्सिंग में ये होगा कि उसके द्वारा हमारी सिर्फ कॉस्ट कम नहीं होगी या गुणवत्ता सेवाओं में लाभ, मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स की हमें गुणवत्ता अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, साथ साथ हम लाभ, क्योंकि शेयरिंग में क्या होगा साझेदारी में कि हम प्रॉफिट भी अपने साझेदार के साथ शेयर करेंगे। तो गठजोड़ मतलब हम एक और यूनिट या मर्जर कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी एक और नए यूनिट से हाथ मिला रहे हैं, जिसमें हम कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स भी बना सके और साथ में लाभ जितना भी हो रहा है साझेदारी लाभ में भी हम हिस्सा ले सकें। तो इसमें हम नए यूनिट्स को भी जोड़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। ठीक है, ये फाइनेंशियल ग्रोथ को भी हमारी बढ़ा रहा है। तो ब्रह्मा स्रोतीकरण उसमें अधिक देश की भौतिक सीमाओं के बाहर औपचारिकताएं, ब्रह्मा स्रोतीकरण अतिथि मेजबान देशों अर्थात वह देश जहां से ब्रह्मा स्रोतीकरण किया गया हो, मतलब ये बोल रहे कि आउटसोर्सिंग उनमें अधिक देश की भौतिक सीमाओं के बाहर है, मतलब वो देश भी इसमें इंक्लूड है जहां पे से आउटसोर्सिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हम उन मेजबानों को या उनको एक तरह का एज अ गेस्ट भी उनको इन्वाइट कर सकते हैं, उन देशों को में उद्यमशीलता, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन देता है। जिन देशों से ये शुरू हुआ था, जिन्होंने आउटसोर्सिंग से क्या है, नए रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को नई नौकरियां प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, निर्यात मतलब आयात निर्यात, ना सिर्फ ये एक देश तक सीमित रह के अन्य देशों की भी हम मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में अकेले सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमशीलता, रोजगार और निर्माण में एक ऐसी आश्चर्यजनक हुई है कि जहां सॉफ्टवेयर विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी अन्य सेवाओं में वैश्विक ब्रह्मा स्रोतीकरण का संबंध है। ठीक है, अब भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसे ग्रो किया, डेवलप किया है, या ये ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन के तौर पे ले रहे हैं, जबकि आयात निर्यात के रूप में भी इसमें हमने कई सॉफ्टवेयर विकास किए, मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर और सूचना आईटी इंफॉर्मेशन सेवाओं को वैश्विक ब्रह्मा स्रोतीकरण का संबंध है, मतलब इंटर रिलेशनशिप्स दूसरे देशों के साथ डेवलप किए, जिसमें ना सिर्फ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी, डाटा का भी, सॉफ्टवेयर का भी एक्सचेंज कर रहे हैं। हम निर्विवाद रूप से अग्रणी है। वर्तमान में $50 मिलियन, $1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ सूचना तकनीकी क्षेत्र के वैश्विक ब्रह्मा स्रोतीकरण में हमारा हिस्सा 60%। तो भारत का कितना हिस्सा है? 60% हिस्सा है, जिसमें $5 बिलियन में $1 बिलियन कितने के बराबर होता है? 100 करोड़ में। उसमें 100 करोड़ में हमारा 60% का हिस्सा है। क्यों ये संभव हुआ? आर्थिक विकास को ये प्रोत्साहन दे रहा है, और वो भी ब्रह्मा स्रोतीकरण के कारण जो दूसरे देशों से आया है हमारे पास, जिसमें रोजगार, आयात निर्यात और सूचना प्रौद्योगिकी को भी क्या दिया है? प्रोत्साहन दिया। उसके माध्यम से हम इतना अपना शेयर 60% बना पाए हैं। अन्य देशों में जो डॉलर के अगर हम तुलना करें तो 100 करोड़ के रूप में, जिसमें हम बोल रहे हैं कि 1 बिलियन में 100 करोड़ है, उसके मतलब हमारा 60% हिस्सा भारत की साझेदारी या उसमें हिस्सेदारी है। तो ये हमारे लिए आर्थिक फाइनेंशियल ग्रोथ के भी द्वार खोल रहा है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ब्रह्मा स्रोतीकरण से संबंधित मुद्दे क्या क्या है? गोपनीयता, सीक्रेसी आपकी बनी रहती है, सीक्रेसी देता है। परिश्रम, खरीदारी, ठीक है, परिश्रम है, इसमें हार्ड वर्क है आपका, ठीक है, हार्ड वर्क इंक्लूड होता है, ठीक है। नैतिक सरोकार, ठीक है, नैतिक पॉलिसीज रहती, गृह देशों में विरोध। अब इसके जो अलग जो देश हैं उसमें कभी कभी इसमें विरोध या ऑपोजिशंस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले अब इनको देख लेते हैं क्या क्या है। गोपनीयता, गोपनीयता मतलब सीक्रेसी। तो ब्रह्मा स्रोतीकरण बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है। हमारे पास अगर आउटसोर्सिंग है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या जानकारी है, तो यह ब्रह्मा स्रोतीकरण साझेदार गोपनीयता नहीं बरतता, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग में क्या किसी तरह की सीक्रेसी नहीं मिलती है हमें, कि प्राइवेसी या सीक्रेसी के लिए रूम नहीं है, और
उदाहरण स्वरूप वैसे प्रतिस्पर्धियों को पहुंचा देता है। तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, हमारी इंफॉर्मेशन उन तक इजिली अवेलेबल है, तो यह उस पक्ष के हितों का हानि पहुंचा सकता है। अब ये जो जिनकी इंफॉर्मेशन हमने पास की उस पार्टी के लिए किसी तरह का लॉस या हानि के रूप में हो सकता है जिसने अपनी प्रक्रियाओं का ब्रह्मस्रोतीकरण कराया है। यदि ब्रह्मस्रोतीकरण में संपूर्ण प्रक्रिया एवं उत्पादन शामिल है तो ये जोखिम होता है। ठीक है, अब आपके पूरे ब्रह्मस्रोतीकरण में किसी और के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसमें आपने क्या किया है, पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की है, हानि पहुंचा सकता है जिसमें हमने प्रक्रिया एवं उत्पाद शामिल है। मैं कोई प्रोडक्ट का पूरी प्रक्रिया प्रोसेस, प्रोडक्ट की पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास जा रही है तो ये हमारे लिए जोखिम भरा हो सकता है। और कहीं ब्रह्मस्रोतीकरण साझेदार इन जानकारी में से एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय ना प्रारंभ कर दे। तो सेम प्रोडक्ट और सेम टेक्निक का यूज करके वो अगर ब्रह्मस्रोतीकरण का एक और नया व्यवसाय ना स्टार्ट कर दे बिजनेस, तो ऐसे में जो सीक्रेसी होती है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन पास होना, एक जोखिम भरा कार्य हो सकता है। दूसरा है परिश्रम स्वेट खरीदारी। तो व्यावसायिक फर्में जो ब्रह्मस्रोतीकरण कराती उन्हें अपनी लागतें कम करने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, जो कॉस्ट रिडक्शन है वो आउटसोर्सिंग कंपनियां करती हैं। वह मेजबान देश मतलब जो हमारे और सपोर्टिव देश हैं जो आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रहे हैं या जहां से आउटसोर्सिंग शुरू हुआ है, कि निम्न मानव संस्थान लागत का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेजबान देश के जो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है उसका वो फायदा उठा सकती है। अधिकतर यह देखा गया है कि चाहे वह उत्पादन क्षेत्र हो अथवा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिस कार्य का भी ब्रह्मस्रोतीकरण किया जाता है वह इस प्रकार का घटक अथवा कार्य होता है जो कि एक बेलोच निर्धारित प्रक्रिया, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल होती है, प्रक्रिया होती है, पद्धति के अनुपालन के लिए आवश्यक कौशल से परे ब्रह्मस्रोतीकरण साझेदार के सामर्थ्य एवं क्षमताओं में बहुत अधिक वृद्धि नहीं करता। ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटी में वृद्धि नहीं कर रहा है। चाहे हमने ये देखा है कि चाहे वो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आईटी रिलेटेड वर्क हो, आईटी फील्ड का वर्क हो, कार्य की जो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ये एक फैक्टर इसमें मेन है कि इसमें ये बेलोच प्रक्रिया होती है, मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी कुछ खास इसमें होती नहीं है। और पद्धति के अनुपालन के लिए, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें कौशल से परे, मतलब कई बार इनकैपेबल लोगों का भी इसमें हायर करना पड़ता है। साझेदार के समर्थन में क्षमताओं में बहुत वृद्धि नहीं करते, मतलब जो भी पार्टनर ने पैसा लगाया है, कई बार हम अननेसेसरी इसमें कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये एक बेलोच प्रक्रिया मानी गई है, अधिक वृद्धि नहीं करता। इस तरह ब्रह्मस्रोतीकरण कराने वाली फॉर्म जिसे देखने का प्रयत्न करती है वह चिंतन कौशल के विकास के बजाय कार्य कौशल होता है। ठीक है, चिंतन मतलब वरी हम इसमें ज्यादा देखते हैं और कार्य कौशल वर्क जो हमारी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इतनी इफेक्टिव प्रोसेस हमने नहीं मानी। इसमें कई तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें क्या है, निर्धारित प्रक्रिया या पद्धति का हम अनुपालन नहीं करें तो एक बेलोच प्रक्रिया हो रही है। तो हम इसमें चिंतन जो है मतलब माइंड रिलेटेड वर्क ज्यादा सोच रहे हैं या व्यर्थ में सोच में हमारा ज्यादा टाइम जा रहा है, बल्कि इसमें किसमें कैपेसिटी किसमें ज्यादा होनी चाहिए, मैं वर्क रिलेटेड प्रोसेस में ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। वर्क ना करके हम चिंतन में ही, सोचने की प्रक्रिया में ही ज्यादा समय नष्ट कर रहे हैं। तो ये परीक्षण स्वेट खरीदारी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, नैतिक सरोकार। तो इसमें अपन देख लेते हैं, ऐसी जूता कंपनी का विचार कीजिए जो अपनी लागत कम करने के लिए अपनी उत्पादन का ब्रह्मस्रोतीकरण ऐसे विकासशील देश को कराती है जहां बाल श्रमिक औरतों में फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है। अब आप एक कंडीशन या इमेजिन कीजिए, जो एक जूता मैन्युफैक्चरिंग कर रही, शू मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है और वो अपनी कॉस्ट रिडक्शन में, मींस लागत कम करने के लिए उत्पादन का ब्रह्मस्रोतीकरण जो कार्य करवा रही है वो किससे करवा रही है, बाल श्रमिक से, मतलब चाइल्ड लेबर से और औरतों से करवा रही है। ठीक है, लेडीज से करा रही है, जबकि अपने देश में वह ऐसा बाल श्रम पर रोक लगाने वाले सख्त कानून की वजह से नहीं कर सकती। वो खुद क्यों नहीं दूसरों देशों, मेजबान देशों की क्यों मदद ले रही है, सहायता ले रही है अपने कॉस्ट रिडक्शन में? क्योंकि भारत में अगर हम देखें, भारत जैसी देश अगर दूसरे कंपनियों के, बाहर की देशों की कंपनियों से शूज मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, क्योंकि यहाँ एक क्राइम माना जाता है। क्या माना जाता है कि अगर हम चाइल्ड लेबर को हम क्राइम के रूप में देखते हैं, तो अगर ये क्राइम के तौर पर हम देख रहे हैं तो खुद ना देखें, हम अगर दूसरी कंट्रीज को ये दे रहे हैं, हम क्यों नहीं करवा पा रहे, भारत स्वयं नहीं कर पा रही, क्योंकि ये क्राइम माना गया है, सख्त कानून है। तो क्या ऐसे देशों में
जहां बाल श्रम गैर कानूनी नहीं है, या फिर जहां कानून कमजोर है, लगात काम करने का ये तरीका नैतिक है। तो क्या ये नैतिक पॉलिसी है, सिविल पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि जहां पे बाल श्रम को हम, क्योंकि अमेरिका या बहुत सारे देशों में बच्चे पेपर बेचते हैं, अपना जो भी है एक्सपेंसेस खुद चलाते हैं। तो भारत में बाल श्रम क्राइम है, लेकिन अन्य देशों में वो क्राइम नहीं। तो क्या ये नैतिक सिविल पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। इस प्रकार कार्य का ब्रह्मस्रोतीकरण उन देशों को करना है जहां लिंग के आधार पर, मजदूरी के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो हम क्या इन आधार पे, इन फैक्टर्स पे ब्रह्मा आउटसोर्सिंग कर सकते हैं उन देशों को जहां लिंग मतलब मेल फीमेल के आधार पर, मजदूरी मतलब चाइल्ड लेबर के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, हम किसी भी तरह की बाइस कर रहे हैं। तो ये हमारी सिविल या नैतिक सरोकार को पूरा करें, मतलब जो सिविल फैक्टर्स हैं, हमारे सिविल पॉलिसीज हैं उनको, क्योंकि हमने अपने देश में क्राइम माना है लेकिन दूसरे देशों में क्राइम नहीं है, ऐसे देशों को हम काम सौंप के क्या नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं, इसी के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। चलते नेक्स्ट पे, गृह देशों में विरोध। ठीक है, तो उत्पादन, विपणन, शोध एवं विकास, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, शोध, रिसर्च और डेवलपमेंट, और आईटी, ठीक है, आईटी आधारित सेवाओं की संविदा बाहर देने पर अधिकारक जो भी बाहर जाता है वह होता है रोजगार एवं नौकरियां। ठीक है, अगर हम आईटी जैसी सूचना उत्पादन या विपणन या रिसर्च हम बाहर के देशों को दे रहे हैं, ठीक है, सेवाएं संविदाएं बाहर देने लगे, ठीक है, बाहर जो भी बाहर जाता है वह होता है रोजगार एवं नौकरियां। तो हम क्या है, दूसरों के लिए रूम बना रहे हैं, नौकरियों के लिए या जॉब्स के लिए। इसके फलस्वरूप गृह देश अर्थात वह देश जहां से नौकरियां बाहर भेजी गई हैं, विरोध पनप सकता है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब देश बेरोजगारी की समस्या में हो। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ के जॉब्स, या वैसे भी हमारे यहाँ बेरोजगारी है, तो हम भारत के जॉब्स या रोजगार दूसरे देशों में दे रहे हैं, तो उस देश में जहां लोगों को नौकरियों की या रोजगार की जरूरत है, उस देश में एक तरह की ऐसी कंडीशन है जहाँ गरीबी रेखा में है लोग, रोजगार की ज्यादा जरूरत है। दूसरे देशों को हम ये सेवाएं करने का मौका दे रहे हैं, तो ये देश के लिए, जिस देश ने ये दिया है उसके लिए विरोधी साबित हो सकती है। देश के अंदर आक्रोश, लोगों में आक्रोश पैदा हो सकता है। तो उसी की बात करेंगे, उन परिस्थिति में जब देश बेरोजगारी, ऑलरेडी ही अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से गुजर रहा है, तो दूसरे देशों को देना ये कितना वैलिड रहेगा। आउटसोर्सिंग से बिजनेस को मिलता है फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी, और एक स्मार्ट बिजनेस मूव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।